एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। कल हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 जो था डिविडेंड वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे, तो वही हम सीएमए के जो भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे एंड इसके अलावा हम कुछ सीएस और सीए के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अपना क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपको, बीएस कंप्यूटर्स लिमिटेड एक कंपनी है, declared and paid dividend in time to all its equity holders for the financial year 21-22 except in the following two cases। क्या बोला कि इस कंपनी ने अपने सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया है, वो भी टाइम पे किया है, लेकिन इन दो केसेस में वो डिविडेंड पे नहीं कर पाई टाइम पे। ठीक है, देखो क्या केसेस है। सबसे पहले फर्स्ट केस है मिसेस ए बी, एक शेयर होल्डर है एंड उनके पास कितने शेयर्स है, 250 शेयर्स है और उन्होंने कंपनी को मैंडेट किया, मतलब कंपनी को बोला है कि डायरेक्टली डिपॉजिट कर दो डिविडेंड अमाउंट इन हर बैंक अकाउंट। यानी उन्होंने कंपनी को एक तरीके से डायरेक्शन दिया कि आप मेरा जो डिविडेंड का पैसा है वो डायरेक्टली कहाँ पे डिपॉजिट कर देना, मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। The company accordingly remitted the dividend, but the bank returned the payment on the ground that there was difference in the surname of the payee in the bank records। अब कंपनी ने क्या काम किया, कंपनी ने उनके जैसे उन्होंने कहा था कि डायरेक्टली बैंक में पैसा डिपॉजिट कर देना, तो कंपनी ने वही किया। लेकिन क्या हुआ, बैंक ने उनका पेमेंट जो है वो रिटर्न कर दिया। बैंक ने पेमेंट रिसीव नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो जो पर्सन है, मतलब जो यहाँ पे मिसेस ए बी है, उनका सरनेम कुछ इशू था। ठीक है, डिफरेंट था सरनेम, बैंक के रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रही होगी इंफॉर्मेशन, तो इस वजह से रिटर्न कर दिया पेमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब देखो पैसा जो है कंपनी ने अपनी साइड से डिपॉजिट कर दिया था, बट बैंक ने उस चीज को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। इसका मतलब पैसा अकाउंट में आया या नहीं आया, नहीं, पैसा अकाउंट में नहीं आया। तो अब आपको याद है इसमें हमने क्या पॉइंट पढ़ा था, हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे कि कब कंपनी जो है वो डिविडेंड अगर पे नहीं करेगी तो भी वो ऑफेंस में फॉल नहीं करेगी। तो एक्सेप्शन में अपना ये पॉइंट था ना कि अगर किसी शेयर होल्डर ने कंपनी को कोई डायरेक्शन दिया और कंपनी वो डायरेक्शन नहीं मान पाई, बट कंपनी को वो चीज कम्युनिकेट करनी होगी कि भाई आपका डायरेक्शन हम इस रीजन से नहीं मान पाए। इस सिचुएशन में भी सेम चीज हुई है, शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया है, कंपनी वो डायरेक्शन नहीं मान पाई है, बट देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द कंपनी हाउएवर डिड नॉट इन्फॉर्म मिसेस ए बी अबाउट दिस डिस्क्रिपेंसी। अब उन्होंने मिसेस ए बी को तो नहीं बताया। मिसेस ए बी तो क्या सोच रही होंगी कि कंपनी की गलती है, मेरा पैसा तो आना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरी साइड से। तो इस केस में कंपनी गलत हो जाएगी, क्योंकि देखो गलती कंपनी की है नहीं, बट कंपनी की गलती यहाँ पे हो गई कि उन्होंने कम्युनिकेट नहीं करा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इस वजह से आपका पैसा डिपॉजिट नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या बोला, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट। पहले तो देखो आपको पूरा वही है कि सेक्शन 127 आपको क्या कर देना होगा, एक्सप्लेन कर देना होगा। ठीक है, और अच्छा आपको याद होगा इसमें हमने कुछ पेनल्टीज भी पढ़ी है कि कंपनी के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट आ जाता है 18% पर एनम, डायरेक्टर के ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है। ठीक है, सो वो सारी चीजें भी आपको लिखनी पड़ेंगी। मैंने आपको पहले भी कहा था स्टार्टिंग हमेशा आप किससे करोगे, स्टार्टिंग हमेशा आप प्रोविजन से करोगे। अगर सजेस्टेड आंसर में कंटेंट कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी कंटेंट कम लिखोगे। अब आप देखो यहाँ पे कंटेंट कम क्यों है, कंटेंट कम इसीलिए है बिकॉज ये जून 23 का क्वेश्चन है और ये ओनली 3 मार्क्स का है। तो अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम इतना ही आंसर लिखेंगे, बट अभी आपको पता है अभी जो आपके आंसर्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली वो 7 मार्क के आते हैं। तो आप 7 मार्क में बस ऐसे आंसर लिख के आओगे तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले आपको तो पहले पूरा सेक्शन समझाना होगा, पूरी पेनल्टी भी समझानी होगी एंड देन आपको एक्सेप्शंस के भी सारे पॉइंट्स लिखने होंगे कि अच्छा ये अपने 5 एक्सेप्शंस हैं। देन आप उसको कंक्लूजन में लाओ कि अच्छा ये फर्स्ट वाला एक्सेप्शन का जो केस है, लेकिन कंपनी ने कम्युनिकेट नहीं किया इसलिए कंपनी गलत हो जाती है। क्लियर है? तो क्या बोला फर्स्ट वाले पॉइंट में कि शेयर होल्डर ने यहाँ पे डायरेक्शन दिए हैं एंड वो डायरेक्शन नहीं मान पाई कंपनी, लेकिन स्टिल कंपनी ने वो चीज कम्युनिकेट नहीं की, तो कंपनी की पेनल्टी, कंपनी की लाइबिलिटी आएगी। ठीक है, एंड देखो पॉइंट नंबर 2 क्या बोला है, डिविडेंड अमाउंट ऑफ ₹50,000 was not paid to the successor of late Mr. PR in view of the court order restraining the payment due to family dispute about succession।
यानी यहाँ पे कंपनी जो है वो पे करना चाहती थी। अब उनका कोई शेयर होल्डर था, अब शेयर होल्डर की डेथ हो गई। अब शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो उनके जो भी सक्सेसर्स होंगे, बेटा बेटा होगा, उसको मिलेगा। तो अब कंपनी पे नहीं कर पाए क्योंकि फैमिली सेटलमेंट में डिस्प्यूट्स थे कि भाई किसको मिलना चाहिए, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, और भी लोग हैं फैमिली में, तो उनके फैमिली डिस्प्यूट ही चल रहा है कि भाई फादर के बाद में किसको मिलना चाहिए। अब फैमिली डिस्प्यूट है तो इसमें कंपनी का क्या केस है, मतलब प्रॉब्लम है, कंपनी क्या कर सकती है यहाँ पे, तो इसीलिए कंपनी पे नहीं कर पाई उनके फैमिली मैटर्स की वजह से। ठीक है, जब हमें पता ही नहीं होता, डिस्प्यूट होता है कि किसको पे करना है किसको पे नहीं करना है, तो आपको याद होगा ये भी पॉइंट हमने कहाँ पर पढ़ा था, एक्सेप्शन में पढ़ा था। क्लियर है? तो इस वजह से यहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कंपनी जो है वो गलत नहीं है, एक्सेप्शन है। फर्स्ट वाले केस में कंपनी गलत क्यों थी, क्योंकि कंपनी कम्युनिकेट नहीं कर पाई। सेकेंड वाले केस में तो कंपनी की कोई गलती नहीं है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि बेसिकली रुको, ये गलत हो गया, ये तो इसी का ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे है पॉइंट नंबर सेकेंड। तो एज पर सेक्शन 127 नो ऑफेंस शैल बी डीम टू हैव बीन कमिटेड, क्योंकि डिविडेंड पे नहीं हो पाया ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हो गया, डिविडेंड क्यों नहीं पे हो पाया, क्योंकि इट वाज नॉट अलाउड टू बी पेड बाय द कोर्ट अंटिल द मैटर वाज रिजॉल्व्ड अबाउट सक्सेशन। जब तक सक्सेशन का मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक कोर्ट जो है वो आपको पे करने नहीं देगा। तो इसमें गलती कंपनी की है क्या? नहीं, डिस्प्यूट उनका आपस का चल रहा है, इसीलिए देयर विल नॉट बी एनी लायबिलिटी ऑन द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर। ठीक है, बट फर्स्ट वाले में आपको लिखना होगा कि कंपनी के ऊपर 127 वाली लायबिलिटी आ जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें क्वेश्चंस इस चैप्टर के किस अकॉर्डिंग जो है वो करने हैं। चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये अपना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन 2 में बेसिकली ये आपको क्या बता रहा है, देखो सबसे पहले इसने बोला है कि XYZ लिमिटेड एक कंपनी है और उस कंपनी के कैसे प्रॉफिट्स हैं, उस कंपनी के इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं। करेक्ट, अब इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं मतलब जितने प्रॉफिट्स हमें चाहिए उससे कम प्रॉफिट्स हैं हमारे पास में, तो प्रपोजेस टू डिक्लेयर इक्विटी डिविडेंड आउट ऑफ करंट प्रॉफिट्स एंड फ्री रिजर्व्स। तो आपको याद होगा जब भी अपने पास प्रॉफिट्स कम होते हैं या प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, स्टिल कंपनी विशेस टू पे डिविडेंड, तो कंपनी अपने रिजर्व्स का यूज कर सकती है कि एब्सोल्युटली कंपनी अपने रिजर्व्स का यूज कर सकती है। अब देखो बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ है ना डिटेल्स, कुछ डेटा दे रखी है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि ये क्वेश्चंस होते तो बहुत सिंपल है बट अगर एक भी चीज मिस हो गई तो आपका पूरा आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाओ क्या है। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं, कितने 17,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप, और इनके ऊपर डिविडेंड की रेट है 9%। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, देन है अपने पास में 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जनरल रिजर्व है अपने पास में 21 लाख का, कैपिटल रिजर्व है अपने पास में 3,50,000, SPR है हमारे पास में 3,50,000। अच्छा, देन है अपने पास P&L का सरप्लस। ठीक है, मतलब P&L का अपने पास में बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस हम कह सकते हैं, सरप्लस इन P&L अकाउंट 63,000, और ये 63,000 में करंट ईयर के प्रॉफिट्स विच आर गिवन बिलो, मतलब ये वाले जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹3,57,000, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब दोनों अलग अलग है, 63,000 अलग से लेना है हमें एंड 3,57,000 हमें अलग से लेना है। तो ये 3,57,000 हम कह सकते हैं करंट ईयर का प्रॉफिट है और 63,000 जो है वो पिछले सालों का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ठीक है, इसके बाद में आपको दे रखी है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फॉर द लास्ट 3 इयर्स कितनी है, 15%, और एक आपको क्या दे रखा है, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा है ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स 15%। हमने जो क्वेश्चन किया था क्लास में आपको याद होगा, हमने तो कैलकुलेट किया था कि एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड हम मतलब अलग अलग जो 3 सालों की आपको रेट दे रखी होती है उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड बाय 3 करके कैलकुलेट करते हैं, बट इस क्वेश्चन में आपको पहले से ही दे रखी है तो हमें वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें से देखो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई हैं, अभी आप आगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। नाउ द कंपनी हैज डिक्लेयर डिविडेंड इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले तीनों सालों में कंपनी ने डिविडेंड दिया है। नाउ in light of the information analyzing and applying the provisions of companies act and rules, अब आप देखो यहाँ पे
आपको क्या सॉल्व क्या करना है, आंसर क्या निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है मिनिमम अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी विड्रॉन फ्रॉम फ्री रिजर्व बाय XYZ लिमिटेड फॉर डिक्लेयरिंग 10% डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बोला है आपको यहाँ पे, आपको मिनिमम अमाउंट कैलकुलेट करना है कि इतना कंपनी डिविडेंड अगर देना चाहती है तो कंपनी को कितना जो अमाउंट है वो रिजर्व में से, फ्री रिजर्व में से लेना पड़ेगा अगर कंपनी 10% की रेट पे डिविडेंड देना चाहती है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में खुद ही बताया है कि कंपनी 10% की रेट पे डिविडेंड देना चाहती है और इसके लिए कंपनी रिजर्व में से पैसा विड्रॉ करना चाहती है। अब आपको यहाँ पे ये चीज बतानी है कि कितना पैसा कंपनी फ्री रिजर्व में से विड्रॉ कर सकती है। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में जो है वो क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको प्रोविजन लिखना होगा। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको जो पूरा प्रोविजन लिखना होगा जो हमने कॉपी में लिखा है कि अगर कंपनी के इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स होते हैं या नो प्रॉफिट्स होते हैं और अगर कंपनी रिजर्व्स में से अपने डिविडेंड देना चाहती है तो वो 3 कंडीशन जो उसको पूरी करनी होगी, है ना। हमने 3 कंडीशन लिखी है, पिछले 3 साल की जो रेट होगी उसके एवरेज रेट से ज्यादा आप नहीं दे सकते हो, 10% ही दे सकते हो पेड अप और FR का, उसमें से भी पहले आप क्या माइनस करोगे, उसमें से भी पहले आप करंट ईयर के लॉसेस माइनस करोगे, एंड तीसरा जो आपका रिजर्व का बैलेंस बचना चाहिए, वो रिजर्व का बैलेंस कितना बचना चाहिए आपका, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। ये तीनों कंडीशंस आप मतलब लिखोगे, उसके बाद ही सोल्यूशन करोगे। तो ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको प्रोविजन से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये जो आपके पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं ये पुराने ईयर्स के हैं और इनके मार्क्स की वेटेज भी कम है। आपको तो अभी जो क्वेश्चन आएगा वो 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग ध्यान रख के करना है। ठीक है, चलो अब देखो क्या बोला कि अब इसने पूरा जो सोल्यूशन आपको बताया है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट्स कम हैं तो उस केस में देखो, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो चाहे प्रॉफिट्स कम हो, ठीक है, अगर कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देगी, कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। यानी अगर आप डिविडेंड नहीं बांटते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप इक्विटी वालों को डिविडेंड बांटना चाहते हो और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हैं तो पहली प्रायोरिटी हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे एंड देन ही हम इक्विटी डिविडेंड पे करेंगे। तो अब आप देखते जाओ, जो आपका क्वेश्चन था उसमें प्रेफरेंस कितने थे, 17,500, 100 ईच। ठीक है, तो टोटल अमाउंट निकाल के उसका 9% निकाल लेंगे हम, क्योंकि कैपिटल के ऊपर ही हम देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, पहले तो जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स है उनको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगा और इसके ऊपर हमें 9% प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। तो ये अपना कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस जो कैपिटल है उसका हम 9% निकाल लेंगे। तो इसको आप कैलकुलेट करके देखना अपने कैलकुलेटर पे, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1,57,500। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया प्रेफरेंस डिविडेंड। यानी सबसे पहले हमें किसका पेमेंट करना है, सबसे पहले हमें प्रेफरेंस वालों का पेमेंट करना है। क्लियर है, बिकॉज प्रेफरेंस वालों को हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया। अब देखो आपके पास ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड आप दोगे, ऑब्वियसली कहाँ से दोगे, आप नेट प्रॉफिट से ही दोगे। अब आपके इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ है, इस साल का प्रॉफिट देखो आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था ना, यहाँ पे ये रहा, इस साल का प्रॉफिट हुआ है 3,57,000। तो इस साल का प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिखा 3,57,000। ठीक है, अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे जो अपना प्रेफरेंस डिविडेंड है। इसका मतलब हम यहाँ पे 3,57,000 में से माइनस करेंगे जो अपना ऊपर यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड आया। तो नेट प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, इसके बाद में जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है वो आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। देखो क्या करा हमने, सबसे पहले प्रेफरेंस जो डिविडेंड है वो कैलकुलेट कर लिया। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। और आप फाइनल लेवल पे हो तो आपने तो इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी है आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, तो बहुत ही बेसिक है। ठीक है, बस आपको लाइन से चलना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट किया और हमने प्रॉफिट्स में से किसको माइनस किया, प्रेफरेंस डिविडेंड को। ऑब्वियस सी बात है हमें प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना होगा, उसके बाद ही जो अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग होगा उसमें से ही तो हम क्या दे पाएंगे, इक्विटी डिविडेंड दे पाएंगे ना। ठीक है,
तो हमने माइनस किया, तो माइनस करके हमारे पास में क्या वैल्यू बची, 1,99,500। तो ये बेसिकली अपना अमाउंट हो गया किसके लिए, रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। कितना हो गया अपने पास में, 1,99,500। इसको आप दे दो पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि हम इस प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड देना चाहते हैं, 10% डिविडेंड देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है हमारे पास में, ऊपर क्वेश्चन पे आ जाओ, इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे पास में कितने थे, 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो इनके पास कैपिटल कितना हो जाएगा, 70 lakhs। इनके पास में कैपिटल कितना हो जाएगा, देखो 7 लाख को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो अपने पास में कैपिटल कितना हो गया, 70 lakhs। और ऊपर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे ये रेट दे रखी है कि हमें इनको 10% की रेट से डिविडेंड पे करना है। तो क्या बोला यहाँ पे, इक्विटी डिविडेंड कितना आ जाएगा, 70 lakhs इंटू 10%, दैट इज व्हाट, 7 lakhs। तो इतना पेमेंट हमें किसको करना है, डिविडेंड का इतना पेमेंट हमें करना होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अच्छा, पहली चीज तो आप मुझे बताओ कि क्या हम 10% की रेट पे डिविडेंड दे सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम इंफॉर्मेशन देखें क्वेश्चन में, तो हमें एक ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो अपनी एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है पिछले 3 सालों की, जो अपनी एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है वो कितनी है, 15%। तो आपको याद होगा कि अगर हम रिजर्व्स में से विड्रॉ करना चाहते हैं तो हम इस रेट से ज्यादा नहीं दे सकते, बट हम तो 10% ही दे रहे हैं, दैट मीन्स वो इस रेट के अंडर ही आ रही है। बाकी हमें इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे पेड अप कैपिटल की इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो होगी वो पूरी कंडीशंस पूरी करने के बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन दी है। इसीलिए हमें इस चीज पे दिमाग नहीं लगाना है कि रेट कितनी देनी है, ठीक है, हमें तो बस अमाउंट कैलकुलेट करना है जनरल रिजर्व से कि हम कितना लेंगे। चलो, अब देखो हमें डिविडेंड एक्चुअली देना कितना होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है 7 लाख का, ठीक है। अब इस केस में अपने पास में देखो प्रॉफिट्स तो कितने बचे थे, अपने पास में प्रॉफिट्स तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए ना, अपने पास प्रॉफिट्स तो सिर्फ कितने बचे हैं, 1,99,500। और हमें पे कितना करना है, हमें पे करना है 7 लाख। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है हमें पैसा कम पड़ रहा है, इस साल का प्रॉफिट कम है। अच्छा, इस साल का प्रॉफिट कम है, लेकिन आपको याद होगा अपने पास में एक और जो है वो सरप्लस अवेलेबल है, ये वाला, ये भी तो है ना अपने पास P&L का सरप्लस, तो ये भी तो हम यूज कर सकते हैं। तो 63,000 हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोला यहाँ पे, 1,99,500 तो अपने पास था ही था, ये वाला जो हमने यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट किया प्रेफरेंस को देने के बाद, ठीक है। उसके अलावा अभी हमने देखा सरप्लस इन P&L, सरप्लस इन P&L ये भी अपने पास है, कितना, 63,000। तो अपने पास टोटल प्रॉफिट्स कितने हो गए, 2,62,500, ठीक है। ये तो अपने पास नेट प्रॉफिट आ गया इस साल का, करंट ईयर का, सरप्लस आ गया P&L का, तो इस दोनों को मिलाकर अपने पास में कितना पैसा है, 2,62,500। इसका मतलब हम रिमेनिंग अमाउंट कहाँ से लेंगे, रिजर्व्स में से, रिमेनिंग अमाउंट हम कहाँ से लेंगे, रिजर्व्स में से। अब आप पहले तो ये चेक करो यहाँ पे कि हमें कितना पैसा देना है, हमें देना है 7 लाख रुपए, और अपने पास ये अमाउंट कितना अवेलेबल था, हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया, हमारे पास में अमाउंट अवेलेबल है 2,62,500। क्लियर है, हमें देना कितना है, 7 लाख रुपए, हमारे पास में अमाउंट कितना अवेलेबल है, 2,62,500। क्लियर है। अब इसका मतलब इन दोनों को माइनस करके हमें ये कैलकुलेट करना होगा ना कि कितना कम पड़ रहा है। तो अब हम जब इन दोनों को माइनस करेंगे, 7 लाख में से 2,62,500 को हम लोग माइनस करेंगे, तो अपना कितना आंसर आ जाएगा, 4,37,500। इतना पैसा हमारे पास कम पड़ रहा है ना, 4,37,500। अब जितना पैसा कम पड़ रहा है उतना पैसा आप कहाँ से विड्रॉ कर लोगे, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का अपने पास बैलेंस तो खूब था ही ना, देखो अमाउंट ऑफ रिजर्व्स कितना पैसा है अपने पास, 21 लाख रुपए, खूब पैसा है। तो इसमें से तो हमें सिर्फ कितना विड्रॉ करना है यहाँ पे, 4,37,500। सिर्फ हमें कितना विड्रॉ करना है, 4,37,500। क्लियर है। तो ये चीज जो है बस आपको ये कैलकुलेट करनी थी। देखो क्वेश्चन अगर हम एक बार वापस से पढ़े, लास्ट लाइन, तो क्या कहा था कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी विड्रॉन फ्रॉम फ्री रिजर्व्स फॉर डिक्लेयरिंग 10% डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
कुछ भी नहीं करना है आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया प्रॉफिट्स में से। उसके बाद में जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स बचे उसमें से हमें इक्विटी को देना है। अब रिमेनिंग प्रॉफिट्स कम बचे हैं अपने पास में, तो हम P&L का सरप्लस भी यूज कर लेंगे। उसके बाद भी जो अमाउंट कम बचेगा वो हम कहाँ से विड्रॉ कर लेंगे, जनरल रिजर्व से। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। हमने जो क्लास में क्वेश्चन किया था वो तो फिर भी इससे थोड़ा सा ज्यादा हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि वहां पे हमें 3 अलग अलग आंसर्स कैलकुलेट करने थे, ठीक है। यहाँ पे तो आपका बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही बेसिक चीज है। एक बार आप इसको घर पे अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखना। कुछ नहीं किया है, माइनस करा है, मल्टीप्लाई करा है, दैट्स इट। कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 6 मार्क्स में आया है, अब 7 मार्क्स में आना है, मतलब आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है द BOD ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड एट इट्स मीटिंग डिक्लेयर्ड डिविडेंड, ठीक है, ऑन इट्स पेड अप इक्विटी कैपिटल, ठीक है, which was later approved by the company's annual general meeting, approved by the shareholders in company's annual general meeting, ठीक है। शेयर होल्डर्स ने कहाँ पे अप्रूवल दे दिया इसको, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। अब क्या बोला, इन द मीन टाइम द डायरेक्टर्स एट अनदर मीटिंग ऑफ द बोर्ड डिसाइडेड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन टू डाइवर्ट द टोटल डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर द कंपनी। As a result, dividend was paid to shareholders after 45 days. Examining the provisions of Companies Act state. अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला, पहले BOD ने डिसाइड किया कि हम डिविडेंड देंगे, फिर शेयर होल्डर्स ने उसको अप्रूवल दे दिया, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हो गया। डिक्लेयर कहाँ पे होता है, AGM में, इसका मतलब डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। उसके बाद डायरेक्टर्स को दौरा पड़ता है और क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हम तो ये पैसा डिविडेंड नहीं देंगे, हम तो ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब ये सारी डिसीजन लेने में ही इनको टाइम वेस्ट हो गया, तो इनका जो डिविडेंड था आपको याद होगा 30 डेज में पेमेंट हो जाना चाहिए। बट ये जो था इसका पेमेंट कब हुआ, इसका पेमेंट हुआ आफ्टर 45 डेज। इसका पेमेंट कब हुआ, आफ्टर 45 डेज। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा है, ये बताओ कि क्या डायरेक्टर्स ने कंपनीज एक्ट के प्रोविजन का वोलेशन किया है क्या, और क्या डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी आएगी क्या, ऑब्वियसली आएगी ही ना। नाउ व्हाट वुड बी योर आंसर इन द केस अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू अ shareholder is adjusted by the company against certain sum due to the company from the shareholder, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा है कि फर्स्ट वाले केस में क्या कंपनी ने कुछ गलती की है, मतलब डायरेक्टर्स ने कुछ गलती की है, यस। सेकेंड वाले केस में कंपनी को कोई पैसा लेना था शेयर होल्डर से और उसने डिविडेंड के बदले में उस पैसे को एडजस्ट करके उसको डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया, तो ये भी हमने पढ़ा है, ये तो एक्सेप्शन में आ जाएगा और यहाँ पर पेनल्टी आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रोविजन लिखना है। सेक्शन 127 की पेनल्टी लिख दोगे आप कि अगर हम कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो हमें 30 डेज में उसका पेमेंट करना होता है, और अगर आप नहीं करते हो तो ये हमने पढ़ा है ना कि हर डायरेक्टर जो नोइंगली पार्टी है उसके ऊपर क्या आ जाएगी, पनिशमेंट। क्या थी, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 1000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। पढ़ा ये हमने, लिखा है हमने कॉपी में। कंपनी के ऊपर भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, ठीक है। चलो और फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब देखो क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में पेनल्टी और एक क्वेश्चन में एक्सेप्शंस है, दैट इज वाई आपको पूरा प्रोविजन लिखना होगा, पेनल्टी वाली चीज भी लिखनी होगी और एक्सेप्शंस वाली चीज भी लिखनी होगी, ठीक है। चलो अब देखो फर्स्ट केस में क्या बोला, BOD जो है ऑब्वियस सी बात है उन्होंने कॉन्ट्रावेंशन किया, क्योंकि 30 डेज में उनको पेमेंट कर देना चाहिए था, बट उन्होंने पेमेंट नहीं किया। तो जब आप पेमेंट टाइम पे नहीं करोगे डिविडेंड का, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने क्या करा, डिविडेंड को डाइवर्ट किया। आप जो भी फालतू के काम किए उसकी वजह से पेमेंट तो आप नहीं कर पाए ना टाइम पे, तो आपने नॉन कंप्लायंस किया है, ठीक है। सो जो भी हमने ऊपर प्रोविजन लिखा है वो वाली आपके ऊपर क्या आ जाएगी, पेनल्टी आ जाएगी। एंड सेकेंड वाले केस में क्या था कि जो शेयर होल्डर था, शेयर होल्डर को जो हम डिविडेंड दे रहे थे हमने वो एडजस्ट कर लिया, हमें उससे कोई अमाउंट लेना था। याद होगा आपको, हमने कॉपी में लिखा था, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि अगर जैसे मान लो शेयर होल्डर से हमें शेयर्स के कॉल मनी रिसीव करना है और हमें उतना उसको डिविडेंड पे करना है, तो एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो इस वजह से अगर फेलियर टू पे डिविडेंड है
30 डेज में कंपनी नहीं पे कर पाए क्योंकि कंपनी ने एडजस्ट कर लिया, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन ऑफेंस। क्लियर है? तो ये अपना हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्या बोला है यहाँ पे, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें अपने पास में एक कंपनी है, दैट इज व्हाट, सिंप्लेक्स लिमिटेड। अब सिंप्लेक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसका क्रेडिट बैलेंस है 10 लाख रुपए का, कहां पर, एसपीआर में। एसपीआर का बैलेंस आपको दिया है, व्हाट इज एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। नाउ उसका इट डिड नॉट अर्न एनी प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ ड्यूरिंग द ईयर एंड दैट इज व्हाई इट वाज अनेबल टू डिक्लेयर डिविडेंड, फाइन। Bapi, the accountant of the company, suggested that SPR may be used for payment of dividend. कंपनी के पास एसपीआर का बैलेंस है बट कंपनी के पास में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ उस ईयर, तो उस कंपनी का अकाउंटेंट क्या बोलता है कि अपने पास में कोई बात नहीं ना, प्रॉफिट नहीं हुआ तो एसपीआर का बैलेंस तो है ना, एसपीआर के बैलेंस में से ही आप क्या काम कर दो, एसपीआर के बैलेंस में से ही आप नेट प्रॉफिट सॉरी डिविडेंड पे कर दो। तो अब आपको ये बताना है कि क्या ये चीज सही है या ये चीज सही नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा है कंपनी कैन ओनली पे डिविडेंड आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स में से हम डिविडेंड पे नहीं कर सकते। एंड आपने पढ़ा होगा इंटर में एसपीआर क्या है, एसपीआर एक कैपिटल रिजर्व है। ठीक है, एसपीआर के आपको याद होगा 5 स्पेसिफिक यूजेस होते हैं, तो क्या हम एसपीआर जो है उसको यूज कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, नहीं कर सकते। अब देखो इसमें अभी अपनी बुक में एसपीआर के बारे में कोई प्रोविजन फाइनल के सिलेबस में नहीं है। इंटर के सिलेबस में जो आपका चैप्टर आता था शेयर कैपिटल वाला, वहां पे आपको अगर हल्का सा याद हो या आप तो बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो कि एसपीआर के अपने 5 यूजेस होते हैं, तो अब देखो थोड़ा सा आपको ना वो वाला कंटेंट लिखना होगा कि एसपीआर के तो यही प्रेस्क्राइब्ड यूजेस होते हैं। तो थोड़ा सा देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इंटर के सिलेबस से भी आपके आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी अपने माइंड में रखनी होगी। तो देखो क्या बोला है, एज पर सेक्शन 52 अगर कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स इशू करती है तो वो प्रीमियम का पैसा ट्रांसफर होता है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है? अब ये एसपीआर के यूजेस आपको बताए हुए। ठीक है, तो क्या क्या था, देखो सबसे पहले तो फुली पेड बोनस शेयर्स, कंपनी के जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए, या फिर एक्सपेंसेस या कमीशन या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और लास्ट आता है अपना बायबैक। लास्ट अपना क्या आता है सेक्शन 68 में, बायबैक। तो ये आपके 5 यूजेस होंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको ये पहली बार जो है सुनने को मिल रहे हैं या आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो आपको ये लिख देना है कि अच्छा एसपीआर के अपने ये सारे यूजेस होते हैं, और इसमें से कोई भी यूज ऐसा नहीं है जो आपको ये बोले कि डिविडेंड पे कर सकते हो। तो एज सच डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, एंड डिविडेंड कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने प्री रिजर्व्स में से ही पे कर सकती है। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखो क्या बोला है, अपने पास में एक कंपनी है बेट लिमिटेड। बेट लिमिटेड के क्या हुए हैं, लॉसेस इन बिजनेस अप टू द करंट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे आपको क्या बोला, फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जो करंट क्वार्टर है वहां तक उसके लॉसेस हुए। अब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है पिछले 3 सालों में 11%, 16% एंड 18% की रेट से। ठीक है भाई, इन स्पाइट ऑफ द लॉस BOD have decided to declare interim dividend at the rate of 15% for the financial year। अब आपको बताना है, तो देखो कुछ नहीं है, आपको ना सबसे पहले तो अगर आपने मतलब प्रोविजन अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही क्लिक होना चाहिए, अच्छा ये क्वेश्चन किस टॉपिक में से पूछा जा रहा है। जब तक आपको ये नहीं समझ में आ रहा ना कि ये जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक का क्वेश्चन है, तब तक आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम रहेगी। और अगर आप अभी ये सोचोगे कि हमें अभी से ही याद आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज अभी आपने पहली बार पढ़ा है। ये इतनी प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, जितनी बार रिवीजन करोगे, तब आपको जाके क्लिक होने लग जाएगा, अच्छा ये किस में से। अभी इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि इंटरिम डिविडेंड से पूछा गया, और दूसरी चीज उस वाले पॉइंट से पूछा गया है कि अगर जिस हम मतलब टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं उससे पहले वाले क्वार्टर तक लॉस होता है, तो फिर क्या था, आपको तब भी डिविडेंड देना है तो आप दे तो सकते हो, लेकिन पिछले 3 साल की जो आपकी रेट है उसका एवरेज रेट करोगे, और एवरेज रेट से ज्यादा आप नहीं दे सकते हो। ये आपका प्रोविजन था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है,
सबसे पहले तो कि इंटरिम डिविडेंड की डेफिनेशन बता दी है सेक्शन 123 के अकॉर्डिंग, तो वो तो आप लिख ही लोगे। और फिर क्या बताया है कि अगर कंपनी का लॉस होता है तो फिर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती एट अ रेट हायर देन द एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोला। अब इस केस में इंटरिम डिविडेंड अगेन, क्योंकि ऑब्वियस है लॉस हुआ है पहले वाले क्वार्टर तक, तो इस केस में हम ज्यादा रेट पे डिविडेंड नहीं दे सकते। कुछ नहीं करना है, तीनों ईयर्स की रेट का एवरेज करो, 11, 16, 18 डिवाइडेड बाय 3 करोगे 15% आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में दिया भी कितना था, कितना दिया था 15%, ठीक है। और दे भी कितना सकते हैं हम इसके अकॉर्डिंग 15%, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो hence the decision of BOD to declare 15% of interim dividend for the current year is tenable। tenable का मतलब करेक्ट, ठीक है। तो आप बेटर है tenable वर्ड लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, चलो तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा अगेन आप ये चीज सुनो कि ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही कम वेटेज सॉरी, ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही कम वेटेज कैरी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस है तो 7 मार्क के क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, बट अभी आपके क्वेश्चन 7 मार्क्स के ही आएंगे, तो आपको प्रेजेंटेशन भी उसी अकॉर्डिंग करनी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोला है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्वेश्चन है, BOD ऑफ ABC लिमिटेड प्रपोजेस टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% टू द इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को 20% की रेट पे डिविडेंड देना चाह रहे हैं, लेकिन कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन द रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट लिए होंगे, ठीक है, इस एक्ट से पहले, और डिपॉजिट्स का रीपेमेंट नहीं किया। अब चाहे डिपॉजिट्स आपने एक्ट से पहले लिए हो, एक्ट से बाद में लिए हो, कैसे भी लिए हो, अगर आपने डिपॉजिट्स का रीपेमेंट नहीं किया या डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो हमने पढ़ा है साफ साफ, एक नोट लिखा था कि जब तक आप डिपॉजिट के प्रोविजंस में डिफॉल्ट करते हो तब तक यू विल नॉट बी एबल टू पे डिविडेंड टू योर शेयर होल्डर। तो इस केस में कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर सकती। ठीक है, सो क्या बोला देखो यहाँ पे, नो कंपनी शेल बी एबल टू डिक्लेयर डिविडेंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, हेंस द एक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉट वैलिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या बोला है देखो, द BOD ऑफ निम्बारा केमिकल्स लिमिटेड प्रपोजेस टू ट्रांसफर। ये जो कंपनी है उसके बोर्ड ने बोला कि हम लोग ट्रांसफर करेंगे मोर देन 10% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी टू द रिजर्व्स। यानी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं सॉरी, ये लोग प्रॉफिट्स कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ये लोग प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर रहे हैं रिजर्व्स में। ठीक है, फॉर द करंट ईयर। अब आपको एडवाइस करना है, अब देखो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, हमने प्रोविजन लिखा है कि डिविडेंड के लिए रिजर्व में अगर कंपनी चाहे तो पैसा डाल भी सकती है और चाहे तो पैसा नहीं भी डाल सकती। दैट मीन्स इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द कंपनी टू ट्रांसफर अ स्पेसिफिक परसेंटेज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स इन इट्स रिजर्व्स। यानी रिजर्व में पैसा डालना, जस्ट बिकॉज कंपनी को डिविडेंड पे करना है तो उस पर्पज के लिए रिजर्व में पैसा डालना कंपनीज एक्ट मैंडेटरी नहीं करता। कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कंपलसरी कि आपको पैसा रिजर्व में डालना पड़ेगा, नहीं, कंपनी का डिस्क्रिप्शन है। हमने वहां पे लिखा भी था कंपनी में ट्रांसफर एनी परसेंटेज, ठीक है, इट्स सो विशेस टू द रिजर्व। तो यहाँ पे भी क्या बोला, BOD चाहते हैं 10% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर करना, ओके वेल उनकी मर्जी है। कंपनीज एक्ट ने कुछ उनको मैंडेटरी करा है क्या, नहीं। ठीक है, सो क्या बोला, सेक्शन 123 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि अगर एक कंपनी चाहती है मे बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड ट्रांसफर सच परसेंटेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर एज इट मे कंसिडर एप्रोप्रिएट टू द रिजर्व, देयरफॉर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब क्या बोल दिया, डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया, विलिंगनेस पे छोड़ दिया कंपनी के कि भाई BOD डिसाइड कर लेगा कंपनी का अगर उनको डालना है तो या उनको नहीं डालना है। तो द कंपनी इज देयरफॉर फ्री टू ट्रांसफर एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व्स एज इट डीम्स फिट। क्लियर है, कितना भी चाहे वो रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है। क्या ये मैंडेटरी है, नो, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, चलो तो अभी अपने 7 तक क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, काफी इजी से क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस ही आए हैं। देखो है सारे क्वेश्चंस केस स्टडी वाले नो डाउट, बट है सारे के सारे क्वेश्चंस इजी। ठीक है, चलो
नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है स्टार गोल्ड लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड इन टाइम टू ऑल इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, इस क्वेश्चन को होमवर्क लिखो, इस क्वेश्चन को होमवर्क लिखो, एकदम सेम क्वेश्चन है, अभी हमने ऊपर आई थिंक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही पढ़ा था, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो रिपीट हुआ है, ये अपना जून 16 का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था जून 23 का क्वेश्चन, नाम अलग अलग है, ठीक है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम सेम है। तो सेम ही क्वेश्चन है, तो आप इसको घर पे एक बार रीड कर लेना, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क में रीड करोगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखो क्या बोला है, PWL लिमिटेड इज फेसिंग लॉस इन द बिजनेस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, करंट ईयर में उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब पिछले 3 सालों में उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है एट द रेट ऑफ 8%, 10%, 12% टू मेंटेन द गुडविल। देखो लॉस हो रहा है, आप पिछले 3 साल से डिविडेंड दे रहे हो, तो कंपनी चाहती है कि गुडविल मेंटेन करने के लिए हम इस साल भी डिविडेंड दें। द डायरेक्टर्स हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर 12% इंटरिम डिविडेंड फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो। अब आप ये बताओ कि क्या BOD ऐसा कर सकता है क्या? तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी अपना लॉस हो रहा होता है एंड स्टिल हमें डिविडेंड देना होता है, तो हम दे तो सकते हैं, बट नॉट एट अ रेट हायर देन एवरेज डिविडेंड पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। यानी आप दे तो सकते हो, लेकिन तीनों रेट को एवरेज करो, और उस एवरेज रेट से ज्यादा आप नहीं दे सकते हो। अभी हम पढ़कर आए ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो क्या करना होगा, सिंपल तीनों रेट्स को आपको एवरेज करना है, 8%, 10%, 12%। एवरेज करोगे तो 10% आ जाएगा। इसका मतलब बोर्ड यहाँ पे देना कितना चाह रहा था, बोर्ड यहाँ पे देना चाह रहा था 12%, बट एवरेज हमने निकाला तो एवरेज अपना कितना आया, 10%। दैट मीन्स क्या बोर्ड 10% से ज्यादा पे कर सकता है, 12% पे कर सकता है, नहीं। तो 12% पे करने का डिसीजन इज नॉट टेनेबल, नॉट करेक्ट। क्लियर है? तो इसका मतलब हम यहाँ पे सिर्फ 10% तक का पेमेंट कर सकते हैं, 12% का पेमेंट हम लोग कर सकते हैं क्या, 12% का पेमेंट हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, ट्रेजा लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 13-14 ऑन 1 जुलाई 2014 बट डिड नॉट पे द सेम टू द शेयर होल्डर। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया बट उसने टाइम पे पेमेंट, मतलब वही 30 डेज में पेमेंट नहीं किया अपने शेयर होल्डर्स को। अब आपको बताना होगा कि क्या पेनल प्रोविजंस है एंड अंडर व्हाट सिचुएशंस नो ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड। डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको एक तो सेक्शन 127 की पेनल्टी लिख देनी है, ठीक है, और इसके अलावा उसके एक्सेप्शंस लिख देने हैं। तो पेनल्टी एंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये अपनी यहाँ पे आ जाएगी पेनल्टी और नॉन कंप्लायंस, और इसके बाद में एक्सेप्शन जहाँ पे नो ऑफेंस, वो जो सारे आपके एक्ट वाले एक्सेप्शन थे कि अगर लॉ की वजह से है, या शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिए हैं पर कंपनी डायरेक्शंस नहीं मान पाई है, डिस्प्यूट है, या हमने एडजस्ट कर लिया, या कोई और रीजन है जहाँ पे कंपनी की गलती नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट है, कुछ भी इसमें इनडायरेक्ट नहीं था। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, अ कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड एट AGM। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है अपनी AGM पे फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टीज। क्या बोला, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया बट डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया। ये हमने पढ़ा है, बिना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करे क्या कंपनी डिविडेंड बांट सकती है, नहीं बांट सकती, ठीक है, ऑन द ग्राउंड दैट दीज असेट्स वर एक्वायर्ड एज इन्वेस्टमेंट। अच्छा देखो रीजन क्या दे रही है कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, कि ये जो हमारे असेट्स हैं, हमने इन असेट्स को कैसे परचेज किया था, एज इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम। ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और इसीलिए हम इनको फिक्स्ड असेट्स में तो शो करेंगे, एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस। If the company had provided depreciation, the company would have suffered loss। क्या बोल रहे हैं, देखो ये जो हमने असेट खरीदे हैं ना, ये हमारे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इसको हम बस इनकम कमाने के लिए यूज करेंगे, ठीक है, और किसी बिजनेस के लिए यूज नहीं करेंगे। और अगर हम इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो हमारा लॉस दिख जाता,
इसीलिए हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, ये फालतू का रीजन दिया। नाउ और डिविडेंड भी बांट दिया, मतलब बिना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करे डिविडेंड भी बांट दिया। अब आपको ये बताना है कि क्या कंपनी इस तरीके से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है विदाउट प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन? ऑब्वियसली नॉट। एंड सेकेंड, इट इज पॉसिबल फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड यहाँ पे रह गया है, it is possible for the board of directors of the company to revoke the dividend which has been declared at the AGM। इसमें दो क्वेश्चंस पूछे। पहला क्वेश्चन तो हमें पता है, बहुत इजी है, कि कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है वो डिविडेंड डिक्लेयर तभी कर सकती है, तभी पे कर सकती है जब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो गया। डेप्रिसिएशन जब तक हमने माइनस नहीं किया हमारे प्रॉफिट्स में से तब तक क्या हम डिविडेंड दे सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, एज पर सेक्शन 127 कि एक कंपनी डिविडेंड तभी डिक्लेयर कर सकती है जब उसके पास में डेप्रिसिएशन के एडिक्वेट प्रोविजंस है। डेप्रिसिएशन प्रॉपर्ली माइनस करोगे। इट इज अ मटेरियल कि हम असेट्स को किस पर्पस के लिए परचेज कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए परचेज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज कर रहे हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। असेट है तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, अनलेस दे आर नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल। इसका मतलब स्टॉक नहीं होना चाहिए। तुम किसी ऐसी चीज को जैसे लेकर आ रहे हो, कोई मशीन वगैरह जो तुम्हारा स्टॉक है, तुम मशीन का ही परचेज सेल करते हो, ऑब्वियस ही बात है वो स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। बट तुमने अगर नॉर्मली कोई एसेट खरीदा है तो उसके ऊपर तो चार्ज होगा ही होगा। तो इसीलिए क्या बोला है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी होगी, और अगर आप नहीं करोगे तो पहली बात तो आप नहीं दे पाओगे, और दूसरा इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की तो इस वजह से इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तो ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपकी गलती है, आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ जाओ। देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या चीज बोली है, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन 2 क्या बोला है, इट इज पॉसिबल फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, is it possible for the board of directors of the company to revoke the dividend which has been declared at the annual general meeting? देखो अब ये है ना पुराना क्वेश्चन है, मतलब 2013 का क्वेश्चन है ऑब्वियसली, तो इतना जो ये प्रोविजन है रिवोकेशन ऑफ डिविडेंड ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, बट आप बेसिक सी चीज जो है वो सुन लो क्योंकि ये पहले कवर हुआ करता था। तो देखो क्या था कि अगर आपको इतना बेसिक तो पता ही है कि अगर कंपनी ने एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद वो कंपनी की क्या हो जाती है, लायबिलिटी, और वो कंपनी की लायबिलिटी हो जाती है तो क्या आप कंपनी को अपनी लायबिलिटी चुकानी होगी, ऑब्वियस सी बात है। डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड बिकम्स अ लायबिलिटी, तो हम उसको डिक्लेयर करने के बाद रिवोक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते थे। ठीक है, उसमें क्या एक्सेप्शंस थे कि अगर मान लो शेयर होल्डर्स ने ही बोल दिया, शेयर होल्डर्स ने ही कंसेंट दे दिया कि हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, ठीक है रिवोक कर लो, तब तो आप कर सकते हो। या फिर क्या बोला, या फिर क्या बोला, अगर हमने डिविडेंड इलीगली दिया है, जैसे इस केस में, इस केस में बेसिकली इन्होंने बिना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किए डिविडेंड दिया है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, सो ये आपका पुराना मतलब एक क्वेश्चन है, तो बस आप इसको एक बार रीड कर लेना। तो क्या था फर्स्ट वाला पॉइंट में, तो ये था कि आप बिना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करे क्या आप पेमेंट कर सकते हो, आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद में क्या चीज बोली है, इसके बाद में आपको ये चीज बोली है कि अगर आप रिवोक करना चाहते हो डिविडेंड तो आप एक बार अगर डिक्लेयर हो गया तो वो लायबिलिटी है, आप वो रिवोक नहीं कर सकते, पर शेयर होल्डर ने कंसेंट दे दी तो फिर आप वो रिवोक कर सकते हो। या फिर अगर आपने इलीगली डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया, गलत तरीके से लॉ के अगेंस्ट में जाके, लॉ के प्रोविजंस के अगेंस्ट में डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो ऑब्वियसली बात है जब आप पे नहीं कर सकते हो तब आपको रिवोक करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन वाले केसेस में रिवोक करना पॉसिबल है। ठीक है, चलो, तो ये जो है अपने यहाँ पे सारे जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस ऑफ आपके सीएम, है ना। अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे सीए और सीएस के। ठीक है, इसके अलावा चलो अब आ जाओ नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है इसमें, एक कंपनी है उसने अगेन डिविडेंड डिक्लेयर किया है 21 नवंबर 2024 को, और 22 नवंबर को वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि वो डिविडेंड पे नहीं कर पाएगी 46 मेंबर्स को बिकॉज दे आर नॉट ट्रेसेबल, नहीं मिल रहे 46 मेंबर्स को वो पे नहीं कर पाएगी बिकॉज
46 मेंबर्स का अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। अब कंपनी को बताओ कि अब जो अनपेड डिविडेंड है उसका क्या होगा। सिंपल है, आपको याद होगा कि अगर हम 30 डेज में किसी को पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं कर पाते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि 30 डेज के बाद वो पैसा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, टू अ स्पेशल अकाउंट, एंड दैट स्पेशल अकाउंट इज नोन एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। क्लियर है? तो वो आपको पूरा यहाँ पे जो हमने प्रोसेस लिखा है ना कॉपी में, वो लिख देना है आपको कि आपका जो पैसा है अगर 30 डेज तक अनक्लेम्ड है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है? और अगर वहां पर भी 7 साल तक अनक्लेम्ड रहा तब वो ट्रांसफर हो जाएगा आईपीएफ, पैसा भी जाएगा और पैसे के साथ साथ इंटरेस्ट भी जाएगा। ठीक है? ये हमने पूरा पढ़ा था। इसके बाद देखो क्या बोला है, वही है कि कंपनी को क्या बोला गया कि अगर वो जो आपको कुछ लोग नहीं मिल रहे हैं तो उस केस में अगर वो अमाउंट जो है वो आपका अमाउंट कैसा है, अनपेड है, तो उसको पहले तो आप कहाँ ट्रांसफर करो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करो। और अगर वो 7 साल तक और अनक्लेम्ड रहता है तो आप उसको कहाँ पर ट्रांसफर करो, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करो। ठीक है? ये ईयर यहाँ पे ठीक कर लेना, यहाँ पे 2024 आएगा। ठीक है? चलो ओके, अब आ जाओ आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको और बताइए कि जो हम ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपके 30 डेज खत्म होते हैं, 30 डेज तक अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो वो पैसा हमें कहाँ पे डालना होता है, वो पैसा हमें अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना होता है। अब अगेन 30 डेज खत्म हुए तो ऐसा तो है नहीं कि अभी 30th डे खत्म हुआ, अभी 1 मिनट के अंदर अंदर हम पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देंगे, नहीं। जैसे ही आपके 30 डेज खत्म होते हैं, 30 डेज खत्म होने के बाद आपको 7 दिन का टाइम मिलता है, आपको 7 दिन का टाइम मिलता है वो पैसा कहाँ पे ट्रांसफर करने में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने में। तो इस वजह से आपको यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका अनपेड डिविडेंड अकाउंट है 30 डेज के बाद अगले 7 दिनों में वो पैसा कहाँ पर ट्रांसफर कर लेना, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। और फिर आपको याद होगा अगर 7 साल तक क्लेम नहीं हुआ तो जैसे 7 साल खत्म हुए इसके बाद 30 डेज मिलेंगे, वहां पर आप कहाँ ट्रांसफर कर देना, आईपीएफ में। ठीक है? तो ये तो हमने लिखा था अपने नोट्स में। चलो नेक्स्ट आ जाओ आप लोग, देखो नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन 13 में आपको क्या बोला गया है, while adopting accounts for the year the BOD decided, अब बोर्ड ने यहाँ पे देखो क्या डिसाइड किया, बोर्ड ने यहाँ पे डिसाइड किया to consider the interim dividend at the rate of 12% as final dividend and did not consider transfer of profits to the reserves. Explain whether decisions of the board were justified referring to the relevant provision. क्या बोला, बीओडी ने डिसाइड किया कि जो अपन इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हैं उसको हम फाइनल मान लेंगे और हम उसके लिए कोई भी पैसा रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है? तो देखो बेसिकली क्या बोला कि अगर आप डिविडेंड की बात करो तो हमने पढ़ा है कि डिविडेंड के प्रोविजन में इंटरिम डिविडेंड भी आता है, लिखा है हमने कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। तो जो भी प्रोविजन आप इंटरिम डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल करते हो, फाइनल के लिए सॉरी, जो भी प्रोविजन आप फाइनल डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल करते हो वो सारे के सारे प्रोविजन आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंटरिम डिविडेंड। तो इसका मतलब जो सेम प्रोविजन फाइनल पे लगेगा वो इंटरिम पे भी लगेगा। तो जो आप इंटरिम के लिए कर रहे थे आप उसको फाइनल मान लोगे तब भी आपको वही सेम प्रोविजन मानने पड़ेंगे। और हमने पढ़ा है रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं होती है, तो अगर आपने नहीं भी ट्रांसफर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रांसफर टू रिजर्व में क्या बोला, अ कंपनी मे ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट एज इट में कंसिडर एप्रोप्रिएट टू द रिजर्व। ठीक है? इसका मतलब इट इज नॉट मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर। तो अगर कंपनी चाहती है कि वो इंटरिम डिविडेंड को पे करना चाहती है और उस केस में रिजर्व में बेसिकली कोई पैसा ट्रांसफर नहीं करना चाहती है, जैसा भी इंटरिम दो फाइनल दो, रिजर्व में ट्रांसफर करना मैंडेटरी नहीं है, इसका मतलब कंपनी ने कोई भी प्रोविजन वायलेट नहीं की है। ठीक है? तो कंपनी सही है, चाहे आप इंटरिम दे रहे हो चाहे आप फाइनल दे रहे हो, रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना तो मैंडेटरी वैसे भी नहीं है। ठीक है? तो इस केस में कंपनी ने कोई भी नॉन कंप्लायंस किया है या नहीं किया है, नहीं किया है। ओके नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 14। मनीष है एक शेयर होल्डर और उसने अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया है पिछले 10 सालों से, पिछले 10 सालों से उसने अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया है अलग अलग रीजंस की वजह से।
अब उसको ये पता है कि भाई कंपनी जो है वो पूछेगा जाके, वो जानना चाहता है कि कंपनी ने इतने साल तक जो डिविडेंड डिक्लेयर किया वो उसको कैसे मिलेगा, है ना। अब आप बताओ कि रेलेवेंट क्या प्रोविजन है। मतलब अभी बेसिकली वो जो 10 साल का उसका डिविडेंड है वो वापस मांगना चाहता है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है 10 साल का पैसा है, तो 7 साल जैसे ही खत्म हो गए होंगे, कुछ पैसा तो कहाँ पे ट्रांसफर हो गया होगा, कुछ पैसा तो ट्रांसफर हो गया होगा आईपीएफ में। और जो अभी रिसेंट वाले ईयर्स होंगे, बाद वाले ईयर्स, उसका पैसा क्योंकि 7 साल नहीं हुए हैं तो आईपीएफ में नहीं गया होगा, तो कंपनी में पड़ा होगा। तो मतलब स्टार्टिंग वाले ईयर्स का पैसा कहाँ ट्रांसफर हो गया होगा, आईपीएफ में। तो उसके लिए हमें किसको एप्लीकेशन लगानी होगी, आईपीएफ अथॉरिटी को। पढ़ा है ना हमने कि जो पैसा आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाता है उसके लिए हम किसको अप्लाई करते हैं, आईपीएफ अथॉरिटी। और जो पैसा आईपीएफ में ट्रांसफर नहीं हुआ वो कंपनी के पास पड़ा होगा, कहाँ पे, कंपनी के अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। तो उसके लिए वो कंपनी को बोलेगा, यानी दो लोगों को बोलेगा। कंपनी को बोलेगा कि आपके पास जो पैसा है वो मुझे दे दो, और आईपीएफ अथॉरिटी को बोलेगा कि आपके पास जो मेरा पैसा आया है वो मुझे दे दो। दो काम करने हैं, सिंपल। ठीक है, तो पहले तो आपको पूरा प्रोविजन लिख देना है कि वही 30 डेज में पैसा अगर नहीं क्लेम हुआ देन वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, अनपेड अकाउंट में, है ना। और उसके बाद में 7 साल के बाद वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा टू आईपीएफ, पूरा आप लिख दोगे। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखो क्या बोला, प्रेजेंट केस में अब उसने 10 साल का पैसा क्लेम नहीं किया, तो जो स्टार्टिंग के 3 साल है उनका पैसा कहाँ पे ट्रांसफर हो गया होगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, क्योंकि 7 साल हो गए ना अभी उसको, तो वो पैसा तो 7 साल तक कंपनी के पास रहा होगा, और 7 साल के बाद कहाँ ट्रांसफर हो गया होगा, फंड में। और जो बाद वाले सारे ईयर्स हैं अभी उनको 7 साल नहीं हुए हैं, तो उनका पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ होगा, तो वो कहाँ पड़ा हुआ होगा, कंपनी के पास या अकाउंट में पड़ा हुआ होगा। तो क्या बोला, जो अमाउंट आईपीएफ में ट्रांसफर हो गया है तो उसके लिए हमें अप्रोच करना होगा किसको, ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा के आईपीएफ अथॉरिटी को। तो जो स्टार्टिंग के 3 साल का पैसा था क्योंकि वो आईपीएफ में है, तो वो हम किसको एप्लीकेशन लगाएंगे, आईपीएफ अथॉरिटी को। और जो रिमेनिंग पैसा है वो कंपनी के अनपेड डिविडेंड अकाउंट में होगा, इसीलिए उसके लिए मनीष किसको अप्रोच करेगा। क्लियर है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग। देखो सिंपल दो चीजें पूछी है आपसे और बोला है कि क्या ये बातें वैलिड है या वैलिड नहीं है। फर्स्ट है XYZ लिमिटेड वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है, बट विदाउट एडजस्टिंग प्रीवियस ईयर्स कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। गलत हो गया ना। अगर हम इस साल के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देना चाहते हैं तो हमें पिछले सालों का एडजस्ट करना होगा, जो भी डेप्रिसिएशन है, जो भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, ये हमने पढ़ा है। एंड सेकेंड वाला क्या बोला, पहले फर्स्ट का आंसर देख लो आप लोग। चलो देखो क्या बोला, नो डिविडेंड शेल बी डिक्लेयर्ड और पेड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर दैट ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन और आफ्टर जो है सेटिंग ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर लॉसेस। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या बोला आपको कि जो भी आप इस साल का जो प्रॉफिट्स है वो यूज कर रहे हो उसमें से सबसे पहले आपको क्या माइनस करना होगा, डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करनी होगी। ठीक है, सो वो हमें चीज यहाँ पे ध्यान देनी है, एंड जो भी लॉसेस वगैरह हैं वो। तो क्या बोला, देयरफॉर कंपनी हैज टू सेट ऑफ प्रीवियस ईयर्स कैरी फॉरवर्ड लॉस एंड डेप्रिसिएशन बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। बीओडी वांट्स टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बीओडी चाहता है कि हम इंटरिम डिविडेंड दें लेकिन ईयर एंड के बाद। अब आप मुझे बताओ ईयर एंड के बाद इंटरिम डिविडेंड जाता है कि फाइनल डिविडेंड जाता है। अपना ईयर एंड हो गया 31 मार्च, मान लो मैं मई में कोई डिविडेंड दे रही हूँ, तो वो इंटरिम में जाएगा कि वो फाइनल में जाएगा, इंटरिम में जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, एजीएम में जो डिविडेंड जा रहा है, एजीएम में डिक्लेयर हो रहा है, दैट इज कौन सा, फाइनल। एजीएम के बीच में जो भी डिविडेंड है, ईयर एंड से पहले ईयर एंड के बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एजीएम में नहीं है ना, दैट इज इंटरिम। तो यहाँ पे अगर हम ईयर एंड के बाद देना चाहते हैं बट एजीएम में नहीं होना चाहिए वो, तो वो इंटरिम मान लिया जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे आपका क्या बोला है कि द बीओडी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर से लेके एजीएम तक भी हो सकता है, एजीएम से पहले पहले बेसिकली। इसीलिए बीओडी कैन डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग ऑफ एजीएम। क्लियर है, तो इसका मतलब जो बोर्ड है यहाँ पे वो कर सकता है
डिक्लेयर आफ्टर फाइनेंशियल ईयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजीएम के पहले पहले कभी तक भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन 17, दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे डाल दिया है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन 16, डीलिंग विद डिविडेंड इज द प्रेरोगेटिव ऑफ बीओडी, however there are certain parameters included in dividend distribution policy of a company। क्या बोला कि डिविडेंड के साथ कैसे डील करना है, देना है नहीं देना है, कितना परसेंट देना है, कब देना है, कब रिटेन अर्निंग्स करनी है। तो डिविडेंड के साथ डील करना क्या है, बोर्ड के कंट्रोल में है, बोर्ड के अंडर में है, बट स्टिल कंपनी की एक खुद की क्या होती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी होती है, और उसमें कुछ पैरामीटर्स ध्यान रखने होते हैं, और उसके बाद बोर्ड डिसाइड करता है कि वेदर दे शुड डिक्लेयर डिविडेंड और नॉट। तो मतलब अल्टीमेटली घुमाकर क्वेश्चन पूछा है, बट आपको लिखना किसके बारे में है, कंपनी की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के बारे में। और सेकेंड भी वही है, विच पैरामीटर शैल बी इंक्लूडेड इन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बाय द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज एज पर सेबी एलओडीआर। ठीक है, चलो तो आपको पूरा कुछ नहीं करना है, इलाबोरेट कर देना है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। हमने पढ़ा था रेगुलेशन 43A ऑफ सेबी एलओडीआर, जो टॉप 1000 होती हैं लिस्टेड एंटिटीज एज पर मार्केट कैप, उनको बनानी होती है, और ये पॉलिसी डिस्क्लोज भी करनी पड़ती है वेबसाइट पे और एनुअल रिपोर्ट पे। ठीक है, पैरामीटर्स याद कर लो, वही है कि कब डिविडेंड एक्सपेक्ट करना चाहिए, कब एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियल पैरामीटर्स, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर, रिटेन अर्निंग्स कैसे यूटिलाइज की जाएंगी, एंड अलग अलग शेयर्स के लिए अलग अलग। और एक याद है हमने क्या बात की थी, अगर आप इन सारे फैक्टर्स के अलावा भी कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते हो या कुछ चेंजेस करते हो इन सारे पैरामीटर्स में, तो वो भी आपको वहां पे डिस्क्लोज करना होगा अलोंग विद द रैशनैलिटी रीजंस फॉर द सेम, कि हमने नई कोई चीज क्यों ऐड करी है, क्यों कोई चेंज करा है, तो वो सारी चीजें भी आपको वहां पे ऐड करनी होंगी। ठीक है, चलो और नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट भी दो क्वेश्चंस का सेम ही आंसर है। Strike in the postal department could be a valid reason for delay in dispatch of dividend warrants, or failure to distribute dividend always attract punishment। देखो पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, पोस्टल डिपार्टमेंट में स्ट्राइक हो गई और उसकी वजह से क्या बोला जा रहा है, दैट कुड बी अ वैलिड रीजन फॉर डिले इन डिस्पैच ऑफ डिविडेंड वारंट्स। ठीक है, देखो अच्छा आपको याद होगा कि जो कंपनी डिविडेंड पे करती है, वो डिविडेंड कैसे पे करती है, या तो चेक से, ठीक है, या डिविडेंड वारंट्स बेसिकली कुछ नहीं था, चेक जाता है ना, तो उसमें अमाउंट लिखा हुआ जाता है, वैसे ही डिविडेंड वारंट भी जाते हैं, वो ओनली डिविडेंड के लिए होते हैं, उसमें भी लिखा होता है कि अच्छा इस शेयर होल्डर के नाम पे इतना इतना पैसा बनता है। तो बेसिकली एक टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही होता है, जो बेसिकली आपकी ओनरशिप बता रहा है कि अच्छा ये शेयर्स पर डिविडेंड बनता है, वो इस बंदे का बनता है, तो वो कंपनी बाय पोस्ट भिजवा सकती है। अभी काफी पुरानी बात हो गई, ठीक है, बट ठीक है, कंपनी चाहे तो वो बाय पोस्ट भी भिजवा सकती है डिविडेंड वारंट को, है ना। तो अब अगर मान लो डिविडेंड वारंट कंपनी ने भिजवा दिया अपने साइड से, पर पोस्टल डिपार्टमेंट की स्ट्राइक हो गई, तो अब आप मुझे बात बताओ कि क्या हम कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगा दे, कंपनी बेचारी तो भिजवा चुकी है ना अपने साइड डिविडेंड वारंट, भिजवा चुकी है, अब पोस्टल डिपार्टमेंट में स्ट्राइक हो गई, उनकी साइड से आगे नहीं काम हुआ, तो इसमें गलती कंपनी की थोड़ी है। तो क्या गलती कंपनी की नहीं है तो कंपनी के ऊपर ऑफेंस और पेनल्टी आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपको याद है हमने पढ़ा था सेक्शन 127 के एक्सेप्शंस का लास्ट पॉइंट याद करो, एनी अदर रीजन जिसकी वजह से कंपनी इज नॉट एबल टू पे द डिविडेंड बट कंपनी की गलती नहीं है, याद आया लास्ट पॉइंट, देखो इसमें होगा ये रहा, for any other reason the failure to pay dividend or to post the warrant was not due to default on the part of company। अब गलती कंपनी की नहीं थी, इसीलिए डिले इन पेमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू स्ट्राइक इन द पोस्टल डिपार्टमेंट and it can be attributed as for any other reason and there is no default on the part of the company। इस वजह से कंपनी की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, पूरा पहले आपको सेक्शन 127 बता देना है, और क्या बोला आपको पूरी जो पेनल्टी वगैरह लग रही है डायरेक्टर के ऊपर, कंपनी के ऊपर, है ना, वो सब बता देनी है, एक्सेप्शंस बता देने हैं। अच्छा, एक्सेप्शंस में यहाँ पे देखो क्या लाइन लिखी है, व्हेन पेमेंट ऑफ डिविडेंड मे बी विदहेल्ड, यानी कब कब डिविडेंड का पेमेंट रोका जा सकता है, मतलब कब कंपनी पे नहीं भी करेगी तो भी चलेगा, तो वो सारे आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे, रीजंस लिख दोगे। और लास्ट वाला हमने पढ़ ही लिया कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट में स्ट्राइक हुई है वो एक वैलिड रीजन है और गलती कंपनी की नहीं है। ठीक है,
तो ये सिंपली क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा केस स्टडी के फॉर्म में आपको सिचुएशन के बेसिस पे पूछ लिया। और एक इसका क्वेश्चन क्या था, फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड ऑलवेज अट्रैक्ट पनिशमेंट। इसका मतलब क्या बोल रहा है, कुछ भी केस हो, कुछ भी सिचुएशन हो, अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाई तो कंपनी के ऊपर ऑफेंस माना जाएगा। अब ऐसा तो नहीं होता, एक्सेप्शंस होते हैं ना, मतलब सिंपली ये भी आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि आप लिखो नहीं, एक्सेप्शंस होते हैं, तो आपको एक्सेप्शंस को एलाबोरेट करना है, ठीक है। सो इसका भी सेम ही आंसर होगा। चलो, तो विद दिस वी आर डन। तो ये अपने सारे जो हैं वो क्वेश्चंस हो गए किसके, डिविडेंड वाले चैप्टर के, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी थे इसमें, मतलब काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट उसके लिए आपको प्रोविजन जो है ना बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। और अगर हम देखें तो जो आपके पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस बेसिकली हैं, वो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आपके मोस्टली जो वो टॉपिक में से आए हैं, वो किस टॉपिक में से रिपीट हो रहे हैं, आप देखो, जो आपकी डिविडेंड की मतलब पेनल्टी है और जो एक्सेप्शंस, मेजॉरिटी क्वेश्चन उसी टॉपिक में से आए। और मैंने आपको क्लास में उसको स्टार भी लगवाया था कि उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। सो मैं इसीलिए आपको बार बार कहती हूँ कि सारे सेक्शन, सारी पेनल्टी याद करने की जरूरत नहीं है, बट जो जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगी वो आपको याद करनी होगी। तो जैसे मैंने आपको डिविडेंड के लिए बोला कि ये आपको पेनल्टी लिखनी भी है, याद भी करनी है, आपने खुद ही देख लिया इसके कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो एमसीक्यू में भी आ सकता है एंड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, केस स्टडी भी आ सकती है। सो ये पेनल्टी आपको याद करनी होगी, एक्सेप्शन, ठीक है। चलो, अच्छा, अगर एक होमवर्क लिख लो आप यहाँ पे, ये जो अपना क्वेश्चन नंबर एक तो मैंने आपको दिया ही था, जो रिपीट क्वेश्चन हो रहा था ना, वो तो आपको करना ही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप होमवर्क लिखो। अगेन वही चीज करनी है, एज अ 7 मार्क क्वेश्चन, लैंग्वेज लिखते हुए इसको कॉपी में लिखना है और मुझे इसकी फोटोज शेयर करनी है, ठीक है। चलो, जो भी लोग अपने मतलब क्वेश्चंस करके फोटो वोटो शेयर कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। मैं बार बार ये चीज आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी भी अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो आप ये देखो कि जो बाकी लोग कर रहे हैं आप उनसे पीछे ही हो। उनकी प्रैक्टिस आपसे ज्यादा होगी, उनकी स्पीड आपसे ज्यादा होगी, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स आपसे ज्यादा होगी, दैट मीन्स उनकी पासिंग मतलब पास होने का चांस भी आपसे ज्यादा है। तो अगर आप अपने आप को अभी भी मतलब वो नहीं कर रहे कि हमें अभी से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो आप बहुत डिले कर रहे हो उस चीज को, और बहुत एंड में जाके फिर आपको रियलाइजेशन होगा। तो वो चीज मत करो। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन बोल रही हूँ करने के लिए तो उसको करो और फोटो भेजो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको करके इसकी फोटो मुझे भेजनी है, प्रॉपर लैंग्वेज लिखना, देन मतलब वही 3 स्टेप्स, प्रोविजन, फैक्ट एंड देन कंक्लूजन, एज अ 7 मार्क क्वेश्चन, और खुद से सॉल्व करना है इस बार, ठीक है। चलो, तो विद दिस वी आर डन विद अपना चैप्टर नंबर 3, दैट इज व्हाट, डिविडेंड। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।